भारत माता की, भारत माता की, शीतला मैया की, भूतेश्वर महादेव की, घंटेश्वर महादेव की, बाबा खाटू श्याम जी की जय, भगवान बद्री विशाल की जय, बाबा केदार, पूर्णागिरी मैया की, गुलजू महाराज की। गुड़गांव विधानसभा में आयोजित इस विशाल सभा में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई कमल यादव जी, श्री विनय रोहिला जी, हमारे उत्तराखंड प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक जो रात दिन लगातार प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए अनेक प्रकार से अनेक काम आगे बढ़ाते हैं, श्री ओम प्रकाश भट्ट जी, उत्तराखंड विधानसभा में रुद्रपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और यहीं हमारे प्रवासी कार्यकर्ता के नाते अपना योगदान दे रहे हैं। इनकी बगल की विधानसभा में श्री शिव अरोड़ा जी, श्री गोपाल उनियाल जी, प्रदेश सह संयोजक श्री मनोज शर्मा जी, सह संयोजक श्री ईश्वर रावत जी, आन सिंह नेगी जी, प्रवासी प्रभारी श्री जय भगवान सैनी जी, सामने बैठे हैं हमारे कार्यकर्ता श्री रिशु भाटिया जी, सुरेश काला जी, प्रधान कुमाऊं भात मंडल किशन सिंह बिष्ट जी, जिला संयोजक गंगा सिंह नेगी जी, सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी मंगलेश गंगवाल जी, लोक गायक हमारे उत्तराखंड के जगमोहन रावत जी, गायक चंद्र प्रकाश शास्त्री जी, अजीत यादव जी, विधानसभा प्रभारी विपिन यादव जी, एवं मंच पर आसीन हमारे सभी रवि चाणक्य जी समेत सभी हमारे सामने बैठे हुए हैं और हमारा बहुत पुराना इनसे परिचय है। मैं सच बताऊं तो मुझे लगता है आज से लगभग 35 साल पहले, जब हम बहुत बाल्यकाल में थे, लखनऊ विश्वविद्यालय में जब मैं शिक्षार्थी था, तब से मेरा आपके साथ हमारी बहन संयोजिका थी और सभी हमारे यहाँ पर इस सभा में पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, मैं आप सब लोगों ने मेरा यहाँ पहुँचने पर आपने मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी देवभूमि उत्तराखंड के अभी आप सबके बीच में आकर मुख्य सेवक के नाते आप सबका मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप सभी के बीच में अभी आप सबके यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जिनको प्रत्याशी बनाया है, श्री मुकेश शर्मा जी बोल रहे थे और उन्होंने बहुत मन से बात करी आपसे और बड़ा लगाव उनका हमारे उत्तराखंड से है, उत्तराखंड वासियों से है। ये उनकी एक एक बात सुनने के बाद हम सब लोगों ने महसूस किया होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी हमारे उत्तराखंड से बहुत विशेष लगाव है और हमारे प्रधानमंत्री जी के हृदय में भी, सच बताऊं तो वैसे तो पूरे देश के जन जन के लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है और हर समय कोई ऐसा अवसर वो छोड़ते नहीं है जब वो उत्तराखंड को आगे न करते हो। और मैं देख रहा हूं कि इस कार्यक्रम में हमारे अधिकांश भाई ब्रह्म कमल की टोपी उत्तराखंड की धारण करके आए हुए हैं। मंच में भी दिख रहे हैं, मंच के सामने भी दिख रहे हैं और ये टोपी भी हमारी आज ये विश्व विख्यात टोपी हो गई है। और मैं सच बताऊं तो ये केवल कमल जी यही नहीं, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, पूरे हिंदुस्तान के अंदर तो लोग लगाते ही हैं। मैं पिछले वर्ष जब इन्वेस्टर समिट के संबंध में मैं लंदन गया इंग्लैंड में,
और सच बताऊं तो मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया, वहां भी यूके और ये हमारा उत्तराखंड भी यूके, तो इतनी टोपियां और हमारी बहनें किस प्रकार से अपने हमारे जो परिधान है, पारंपरिक परिधान, और आप लोगों ने तो धारण किए ही हैं, मैं आपका तो मैं नमन करता ही हूँ, लेकिन मैं इंग्लैंड में अपनी बहनों को देखकर, मातृशक्ति को देखकर, और तो और हमारे छोटे छोटे बच्चे जौनसारी, कुमाऊनी, गढ़वाली, ऐसे लोकगीत इतने शानदार तरीके से और अपनी जो उनके पैतृक जो विरासत है, उस विरासत को पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने 26 जनवरी 2022 को यही वाली टोपी धारण की थी, और उसके बाद ये टोपी हमारी पूरे विश्व विख्यात हो गई। और आज भी मन की बात का कार्यक्रम हो रहा था। कोई कार्यक्रम होता है, मैंने कहा कोई अवसर वो चूकते ही नहीं है। आज मन की बात में उत्तरकाशी का जिक्र कर रहे थे, जहां के प्रकृति को धन्यवाद देने के लिए, जहां के निवासियों ने, वहां के नागरिकों ने, वहां के युवाओं ने एक अभियान अपने हाथ में लिया है कि वो सब अपने गांव की सफाई प्रत्येक दिन, प्रत्येक सप्ताह में एक अभियान चलाकर करते हैं, हर दिन 2-2 घंटे का समय निकालकर। उसको भी प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में आज जो है पूरी देश दुनिया के सामने रखा। कोई प्रकरण ऐसा होता, आज 4 धामों में इतनी बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या आ रही है। पिछले साल 2023 में संख्या थी हमारी 56 लाख, और उससे पहले साल हमारी 45 लाख थी। 45 लाख, फिर 56 लाख, और 56 लाख के बाद अभी यात्रा फिर से प्रारंभ हो गई, दूसरा चरण प्रारंभ हो गया। तो 35 लाख से ज्यादा लोग अभी तक आ चुके हैं। जबकि आप देख रहे होंगे आपदाएं भी आ रही हैं, तमाम भूस्खलन भी हो रहा है, बारिश भी हो रही है। हमको हर साल इन सब का एक बड़ी चुनौती के रूप में सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण से, जब से उन्होंने बाबा केदार में जाकर वहां लगातार उन्होंने प्रवास किया, रात्रि प्रवास किया, रात्रि को गुफा में उन्होंने रात्रि निवास किया, उसके बाद आने वालों की संख्या बढ़ गई। माणा के, भारत का जिसको अंतिम गांव कहते थे, माणा गांव, उस गांव में जाकर पूरे देश के सभी गांवों को उन्होंने कहा ये माणा गांव, जिसको भारत का अंतिम गांव कहते थे, अब ये भारत का अंतिम गांव नहीं होगा, ये माणा अब भारत का पहला गांव। और माणा जैसे जितने भी गांव हैं, उन सभी गांवों का विकास पहले गांव के रूप में किया जाएगा। भाइयों बहनों, इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष, इतना ही नहीं, पिछले वर्ष उन्होंने आदि कैलाश, जौलीकोंग, 17,000 फुट की ऊंचाई पर, वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत का जो आदि कैलाश है, बाबा शिव का धाम है, उस बाबा शिव के धाम के दर्शन करवाए, सबका ध्यान आकृष्ट किया 17,000 फुट की ऊंचाई। तो हर प्रकार से हमारे उत्तराखंड को प्रमोट करते हैं। 4 धाम ऑल वेदर सड़कें बन गई। आप देखिए आज यात्रा इतनी बड़ी इसलिए हो रही है कि आसानी से लोग 6 घंटे में ऋषिकेश से बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं। आप सब लोग यहाँ गुरुग्राम में हैं, दिल्ली में, अभी इस साल के अंत तक या फरवरी माह तक, जब देहरादून से दिल्ली की जो एलिवेटेड सड़क है, उस सड़क का काम पूरा हो जाएगा, तो 2 से 2.5 घंटे अधिकतम आप दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे, देहरादून से दिल्ली पहुंच जाएंगे। और मैं तो अभी कह रहा था, अभी मैं एक कार्यक्रम में मुझे अनुपम खेर जी मिल गए, दिवांग, जो एबीपी न्यूज के एक बड़े पत्रकार हैं। उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, तो मैंने दिवांग से पूछा कि दिवांग जी आप कहीं से आए हो देहरादून? उन्होंने कहा मैं हवाई जहाज से आया हूं।
मैंने कहा आने वाले समय में आप हवाई जहाज से नहीं आएंगे, आप सड़क मार्ग से आएंगे, क्योंकि आपको अगर आप दिल्ली से देहरादून जाने के लिए अपने घर से निकलेंगे तो कम से कम आपको 2 घंटे पहले घर से निकलना पड़ेगा। हवाई जहाज पकड़ना है तो 2 घंटे तो ये लग गए। 1 घंटा आपको हवाई जहाज की यात्रा में लग गया, 1 घंटा आपको बाहर निकलने में और अन्य चीजों में लग जाएगा, 4 घंटे तो ये हो गए। और कम से कम 1 घंटा आपको फिर भी वहां तक पहुंचने में लग जाएगा जहां आपको पहुंचना है। तो कुल घंटे कितने हो गए? 5 हो गए ना। तो मैंने कहा 5 घंटे में आप पहुंचोगे और रोड से जाओगे तो अधिकतम आपको 2.5 घंटे लगेंगे। तो आप क्या पसंद करेंगे? अगर आपको भी जाना होगा तो कैसे जाएंगे? रोड से। तो ये रोड किसके कारण से बन रही है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण से। ऐसे अनेक काम आज ऑल वेदर रोड हैं, भारतमाला श्रृंखला की सड़कें हैं, चाहे दूरसंचार के टावर लगाने हैं, चाहे हमारे पर्यटक केंद्रों का विकास होना है, चाहे हमारे हवाई अड्डे बनने हो। देहरादून का हवाई अड्डा इतना अच्छा बन गया, आप देखेंगे। मेरे से एक बड़े भारत सरकार में मंत्री रहे, हमारे मित्र हैं, मुझे कह रहे थे कि इतना अच्छा हवाई अड्डा तो हमारा राजधानी का भी नहीं है, बड़े राज्य का, जितना अच्छा हवाई अड्डा आपका बन गया है। पंतनगर का हवाई अड्डा बनने जा रहा है, हमारी हवाई पट्टियां चल रही हैं। इतने अनगिनत काम है, मैं गिनाऊंगा तो कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन मैं आज तो आपके बीच में इसलिए आया हूं। मैंने कहा कि मुकेश शर्मा जी का भी आपसे लगाव है, आपका भी मुकेश शर्मा जी से लगाव है, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी लगाव है, और हमारे नायब सिंह सैनी जी हमारे मित्र हैं, जो मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, और वो अभी तो कुछ दिनों पहले आए हैं, लेकिन तमाम उन्होंने निर्णय ले लिए, धड़ाधड़ एक के बाद एक निर्णय लिए हैं। लेकिन जब पूरे 5 साल के लिए सरकार में आएंगे तो आप निश्चित मानिए कि बहुत कायाकल्प यहाँ का करेंगे। और मुकेश भाई को आप जानते हैं, उनके बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। मुकेश शर्मा जी की 20-25 सालों से एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में आप सबके बीच में काम कर रहे हैं। आप भली भांति परिचित हैं। जो व्यक्ति बिना विधायक रहते हुए इतनी सेवा कर सकता है, इतने काम कर सकता है, इतने लोगों के सुख दुख में खड़ा हो सकता है, हर एक घर से जिसका परिचय हो, आप ये मानिए कि वो विधायक बनकर कितना काम नहीं करेगा। इसलिए आप सब लोग एकजुट होकर 5 तारीख को मुकेश जी के लिए अपना समर्थन जुटाइए, और आपका एक एक वोट कमल में गया, आपका एक एक वोट न सिर्फ गुड़गांव के लिए बल्कि हरियाणा के विकास के लिए, उसकी समृद्धि के लिए भी काम करेगा। और पिछले 10 सालों में हरियाणा के अंदर हरियाणा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने का काम हुआ है। थोड़ा आप पीछे चले जाइए, 2014 से पहले हरियाणा की पहचान बन गई थी कि अपराधियों का हरियाणा, यहाँ घोटाले होते थे, बेटियों का कत्ल होता था, महिला अपराध होते थे, तमाम जमीनों के बड़े बड़े घोटाले होते थे, एक परिवार का राज चलता था, और परिवार के ऊपर भी एक परिवार का दिल्ली से राज चलता था, दामाद जी का चलता था, और बड़े बड़े डीलरों का काम चलता था। उस सबको बदलने का काम हरियाणा के अंदर डबल इंजन की सरकार ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में जो सरकार बनी, उस सरकार ने काम किया है। यहाँ पर कितना भ्रष्टाचार होता था, किसी से छुपा हुआ नहीं है। भ्रष्टाचार के दलदल में हरियाणा घुसा हुआ था, उस दलदल से बाहर निकालने का काम। कोई ये नहीं कह सकता है कि 10 सालों में, कई बार लोग कहते हैं, आपसे भी पूछते होंगे 10 सालों में क्या बदला। 10 सालों में हरियाणा में पारदर्शिता का शासन आया, कानून व्यवस्था पूरी तरह से मजबूत हुई, और जो गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों को पहले नौकरी नहीं मिलती थी, पहले नौकरी मिलती थी जो नकल माफियाओं के साथ मिले हुए थे, जो पर्ची और खर्ची के सिस्टम में फिट बैठते थे, उनको नौकरी मिलती थी। लेकिन डबल इंजन की सरकार आने के बाद 1.5 लाख नौकरियां मिली, और एक भी पर्ची और खर्ची से नहीं मिली।
और अभी आप देख रहे होंगे जो लोग अभी मुकेश शर्मा जी कह रहे थे, कहते हैं हम यहाँ उन हिंदुओं को नहीं रहने देंगे। कोई कहता है हम नौकरी तब अगर हमारी सरकार आएगी, तो वो अभी से कहने लग गए विधायक के प्रत्याशी जो विधायक के लिए खड़े हुए हैं, अभी विधायक बने भी नहीं है। विधायक बनने से पहले ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि अगर हमारी सरकार आएगी, हम विधायक बनेंगे, तो 2 लाख नौकरियों में से कहते 2000 नौकरी तो अकेले में अपने नातेदारों को, रिश्तेदारों को, या जो लोग पर्ची खर्ची का सिस्टम चलाएंगे उनको देंगे। क्या आप ऐसी सरकार फिर से लाना चाहते हैं? क्या नहीं, नेवर। आप इस प्रकार की व्यवस्था को फिर से हरियाणा को उसी दलदल में धकेलना चाहते हैं? क्या नहीं, जोर से बोलिए, क्या उसी में धकेलना चाहते हैं? या मोदी जी के साथ जो डबल इंजन की सरकार चल रही है उस सरकार को लाना चाहते हैं? देखिए, पूरे देश के अंदर एक इतिहास बनाया है। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। ऐसे ही उत्तराखंड का जब चुनाव हो रहा था, ठीक 6 महीने पहले मुझे भी ये जिम्मेदारी दी गई। मैं भी इस दायित्व में आया और मुझे लोग कहते थे, बड़े बड़े राजनीतिक विद्वान, रवि जी बहुत बड़े बड़े विद्वान कहते थे, अरे आप बहुत गलत टाइम पर बन गए। यहाँ तो ये परिपाटी है, यहाँ एक मिथक है कि हर बार चुनाव होता है और सरकार बदल जाती है। इस बार भी सरकार बदल जाएगी। आप भले आदमी हो, कहाँ आप बाद में आ जाते। देखिए, मैंने कहा मुझे उत्तराखंड की जनता पर भरोसा है, वो मुझे आशीर्वाद देगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं उन कामों पर मोहर लगाएगी और उत्तराखंड की जनता ने हमारे कामों पर मोहर लगाई, हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व को आगे बढ़ाया और एक मिथक तोड़ने का काम किया। एक मिथक तोड़ा, एक परिपाटी बदली और एक नया इतिहास बना दिया। आज हरियाणा में भी हम सबके समक्ष अवसर है कि हम जो हरियाणा विकास की गति में आगे बढ़ा है और उसमें हमारे प्रवासियों का बहुत बड़ा योगदान है। ओम प्रकाश भट्टी चले गए हमारे, अभी इससे पहले की सभा में भी हम लोग रेवाड़ी में भी थे, वहां भी बड़ी संख्या में लोग आए थे और सबने वहां संकल्प लिया कि हम हरियाणा में फिर से कमल खिलाएंगे, हम हरियाणा में फिर से डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं कि पिछले 10 सालों में हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर को जहां एक ओर मजबूत किया गया है, वहीं दूसरी ओर अनेक योजनाएं हरियाणा की सरकार ने जन जन के स्तर को ऊपर उठाने के लिए यहां पर लागू की है। पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें तो 10 सालों में दर्जनों राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ है। मैं रेवाड़ी में कार्यक्रम करने के बाद हवाई अड्डे की तरफ जा रहा था, इतना शानदार हाईवे, और वहां की वंदना जी जिलाध्यक्ष जी हमसे कह रहे थे कि ऐसे शानदार हाईवे हर जगह बने हैं, जाने में पता ही नहीं लगता कब कहां से कहां पहुंच गए। भाइयों बहनों, इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ गांव गांव में सड़कों का जाल बिछाया गया है। और अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो पहले जो बजट मात्र 300 करोड़ रुपए का रेलवे का हुआ करता था, वो रेलवे का बजट भी मोदी जी और डबल इंजन की सरकार ने कम से कम 10 गुना बढ़ाया है और 3000 का बजट किया है भाई, एक बड़ा बजट। इससे जहां रेलवे के क्षेत्र में मजबूत कनेक्टिविटी होगी, वंदे भारत जैसी 2 ट्रेनें यहां देने का काम हुआ है। गुरुग्राम में भी द्वारिका एक्सप्रेस वे, सोहाना एलिवेटेड रोड, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जैसी बड़ी बड़ी सड़क परियोजनाएं ये डबल इंजन की सरकार में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए यहां स्वीकृत की गई हैं। इसके साथ ही हाल में मोदी जी ने गुरुग्राम में मेट्रो के विस्तार के साथ ही रेलवे स्टेशन का जो नवीनीकरण का भी शिलान्यास किया है, जिससे आने वाले समय में गुरुग्राम में जो ट्रैफिक की समस्या है, अन्य समस्याएं, अभी मुकेश शर्मा जी ने मुझे कहा है कि यहां से उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों के लिए बस चलाई जाए। मैं मेरे साथ आए हुए मैं उनको कहता हूं कि तुरंत जाकर मैं अपने परिवहन विभाग को कहूंगा कि जितनी संभावनाएं यहां से बसों के लिए हो सकती है वो सभी संभावनाओं पर विचार किया जाए। इसके अतिरिक्त अनेकों काम यहां पर किए हैं जिसको आप भली भांति जानते हैं। मैं इतना ही आप सबसे कहना चाहता हूं कि एक और जहां
भारतीय जनता पार्टी है जो आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे युवा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा को विकास के पथ पर आगे ले जा रही है। तो वहीं दूसरी ओर कौन सी पार्टी है? कांग्रेस पार्टी, जो फिर से हरियाणा में भ्रष्टाचार लाना चाहती है, परिवारवाद लाना चाहती है, जातिवाद लाना चाहती है, हरियाणा को फिर से दलदल में धकेलना चाहती है। और 10 साल पहले जो कट, कमीशन और करप्शन की सरकार चलती थी, वही कुशासन को वापस लाना चाहती है। कांग्रेस के राजकाज में जो काम चलता था, पर्ची खर्ची का काम चलता था, ऐसे प्रतिभाओं के साथ जो नाइंसाफी होती थी, और वह उसी काम को फिर से यहां पर शुरू करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, इसलिए कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस का विधायक यहां से बिल्कुल नहीं जीतना चाहिए। आज आप लोगों को यहां से संकल्प लेकर जाना है कि हरियाणा में ये काम अब दोबारा से हम नहीं होने देंगे। और कांग्रेस के जो नेता हैं वो खुद जन भावना से चुनाव नहीं लड़ रहे, बल्कि वो सत्ता पाकर फिर से 10 साल जो सत्ता से अलग रहे हैं, घोटाले नहीं कर पाए हैं, वो फिर से घोटाला करने की जुगत में है। क्योंकि उनका जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, उनके नस नस में घुसा हुआ है। और इस देश के अंदर भ्रष्टाचार की जननी अगर किसी पार्टी को कह सकते हैं तो कौन सी पार्टी है? वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी। तो इसलिए आपको याद होगा कि 10 साल पहले कैसे रोज रोज नए नए घोटाले होते थे, कैसे यहां पर सत्ता में दलाली का सिस्टम चलता था, और वो आज भी इतने घोटाले करने के लिए बेचैन हो गए हैं। और उनकी लड़ाई पहले सरकार वकार आई नहीं है, सरकार उनकी आने वाली भी नहीं है, लेकिन सरकार आने से पहले ही वहां लड़ाई शुरू हो गई है, खींचतान शुरू हो गई है भाइयों बहनों। इसलिए आप सब लोग यहां से आज एक संकल्प करके जाइए कि केवल अपना ही वोट नहीं देना है, अपने वोट के साथ साथ यहां के पूरे समाज को भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया है, जो हमारे प्रत्याशी मुकेश शर्मा जो युवा हैं, नौजवान हैं, उनके मन में कुछ करने की ललक है, उनको आगे बढ़ाने के लिए घर घर जाना है। और 5 तारीख तक हमको बिल्कुल भी शांति से नहीं बैठना है। मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं। अभी देखिए आप भाइयों बहनों, ये जो हरियाणा है या उत्तराखंड है, यहां दोनों ही राज्यों से हमारे हजारों सैनिक आज भारत माता की सेवा कर रहे हैं। मैं अभी पिछले दिनों कश्मीर गया था, और कश्मीर के बनी क्षेत्र में गया था, जहां हमारे गढ़वाल राइफल्स के 5 जवान भारत माता की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। और कश्मीर के अंदर चुनाव हो रहा है, वहां कांग्रेस पार्टी का समझौता किसके साथ है? कांग्रेस पार्टी का समझौता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, वो पार्टी वहां पर कह रही है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम पाकिस्तान के साथ फिर से बातचीत शुरू करेंगे, व्यापार शुरू करेंगे, अलगाववादी, जिहादी और पत्थरबाजों को जेल से छोड़ देंगे। और इससे बड़ी बात कह रहे हैं कि जो मोदी जी ने धारा 370 समाप्त की, जिसके कारण से वहां आतंकवाद समाप्त हो गया, हमारे जवानों पर जब पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, आतंकवाद की घटनाएं होती थी, हमले होते थे, उस धारा 370 को हम समाप्त कर देंगे। भाइयों आप सोचिए, क्या कश्मीर हमारा नहीं है क्या? जिस कश्मीर को बचाने के लिए हमारे हरियाणा के जवानों ने, उत्तराखंड के वीर जवानों ने अपनी शहादत दी है, क्या हम चाहेंगे कि उनको फिर से पत्थरबाजी की घटनाओं का सामना करना पड़े? क्या हम चाहेंगे कि उनके ऊपर आतंकवादी हमले फिर से हों? क्योंकि मैं भी एक सैनिक परिवार से आता हूं, इसलिए मैं आपको कांग्रेस के एक और षड्यंत्र के बारे में यह बता रहा हूं। भाइयों बहनों, कांग्रेस को हमारे सैनिकों की कोई चिंता नहीं है, उनको सत्ता हथियाने की चिंता है, उनको हमारे सैनिकों को जान पर दांव लगाने की कोई चिंता नहीं है। भाइयों बहनों, इसलिए ऐसी लालची, मौकाप्रस्त, भ्रष्टाचारी, परिवारवादी पार्टी को हरियाणा से बिल्कुल उखाड़ फेंकना है। ये कांग्रेस पार्टी के चुनावी वादे हैं, अपने वादों को पूरा करने के लिए ना तो इनकी नीयत है, न इनके पास कोई नीति है। और जहां भी इनकी सरकार आई है पूरे देश के अंदर, वहां इन्होंने सरकारी खजाने खाली कर दिए। यही देखिए आप, जहां हिमाचल में तमाम कहा कि 1.5 लाख लोगों को नौकरियां देंगे,
अब नौकरियां देना तो दूर की बात, वहां के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है भाई। जितने उन्होंने वायदे किए, एक भी वायदा वो पूरा नहीं कर पाए। मैं तेलंगाना गया था लोकसभा के चुनाव में। तेलंगाना में ऐसे ही झूठे वायदे करके सत्ता में आए। ऐसे ही कर्नाटका में आप देख रहे होंगे सिद्धरामैया, वहां के मुख्यमंत्री, वो उनकी अपनी सरकार उनकी जांच कर रही है। हाई कोर्ट कह रहा है कि ये दोषी हैं, वो जल्दी जेल भी जाने वाले हैं। वहीं हमारी आप पार्टी के 10 साल से यहाँ पर सरकार चल रही केजरीवाल जी, वो अभी जेल से छूट कर आए हैं। वो भी तमाम प्रकार की बातें कहते हैं, यमुना साफ नहीं हुई तो इसके लिए हरियाणा के लोग दोषी हैं। यानी कि अपनी नाकामियों का दोष, उसका ठीकरा आप लोगों पर फोड़ते हैं भाइयों बहनों। इसलिए मैं आप सबसे कहने आया हूं कि ये एक ऐसा अवसर है, आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है और भाजपा के कमल को ही अपनाना है, भाजपा के कमल को ही अपना वोट देना है। इसलिए ये दोनों पार्टियों से जो भी लोग आपके बीच में आ रहे हैं, उनसे सतर्क रहना है। आपके आशीर्वाद से हरियाणा में फिर से भाजपा की सरकार आएगी और राज्य का सतत विकास आगे बढ़ेगा। प्रदेश के 2 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। सेना में अपनी सेवाएं देकर जो अग्निवीर वापस आ रहे हैं, उन सभी को पक्की नौकरी देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए की प्रतिमाह वित्तीय सहायता का संकल्प हमारे संकल्प पत्र में लिया गया है। राज्य के 5 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का, ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज जाने वाली सभी बेटियों को स्कूटी देने का भी संकल्प लिया है। ग्रामीण किसी भी सरकारी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले हरियाणा के सभी ओबीसी एससी कैटेगरी के छात्रों को संपूर्ण छात्रवृत्ति दी जाएगी। गरीब परिवारों को केवल 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर लेने की जो योजना है, उस योजना को हरियाणा की सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में उसको भी आगे बढ़ाएगी। गुरुग्राम में 700 बेड वाला एक सरकारी अस्पताल, एक विश्व स्तरीय वैश्विक फिनटेक हब स्थापित किया जाएगा। ऐसे अनेक कार्य हैं जो कार्य नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में आने वाली हरियाणा की सरकार पूरे करेगी। हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों को ले जाएगी। मैं आप सबसे ये अपील करने के लिए आया हूं कि 5 तारीख को, और आप सब लोगों ने 5 तारीख तो आएगी, और मुझे पता है आप सब लोगों को इतनी बड़ी संख्या में देखकर मेरे मन में अब कोई संदेह नहीं है कि इस गुरुग्राम विधानसभा से भाजपा जीतने वाली है, मुकेश शर्मा जीतने वाले हैं। लेकिन मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग 5 तारीख तक लगातार सचेत रहिए, आप सब जागते रहिए। और इतनी गारंटी मैं दे सकता हूं मुकेश शर्मा जी को, जितना मैं जानता हूं, कि 5 तारीख तक आप लोग इनके लिए काम करिए और अगले 5 साल पूरे समय मुकेश शर्मा जी आपके लिए काम करेंगे। इतना ही आप सबको निवेदन करते हुए और कमल के फूल वाला बटन दबाने का आह्वान करते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।